जब मैं रिज के मैदान से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, मेरे मन में एक विश्वास था और वो विश्वास आप लोगों से पैदा हुआ है, क्योंकि मैं किसी परिवारवाद की राजनीति से नहीं आया। मैं एक आम परिवार से राजनीति करते करते आप लोगों जैसे परिवार से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। और जब मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा, उसमें ना मुझे सत्ता का लोभ था और ना कुर्सी का लोभ था, पर मन में एक विश्वास था कि मैं आम आदमी की आवाज बनूं, गरीब की पीड़ा को दूर करूं, महिलाओं का सम्मान हो और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की मेरी सरकार की योजनाएं हैं। इस दृष्टि से मैंने काम करना शुरू किया और सबसे पहले मुझे चुनौती आर्थिक मोर्चे पर मिली। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट था, सरकार के कर्मचारी अधिकारी पूरा लेखा जोखा लेकर मेरे पास आए और कहा कि आज आपके खजाने में सिर्फ 120 करोड़ रुपए बचे हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई, मुझे तो मुख्यमंत्री बने हुए अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं। वो कह रहे हैं हम आपको वस्तुस्थिति से परिचित करवा रहे हैं। फिर मैंने कहा कि तनख्वाह का कितना खर्चा आता है, जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को तनख्वाह देनी है और दिन प्रतिदिन के खर्चे जो हमने चलाने हैं। कहते उतने पैसे अभी इस ट्रेजरी में नहीं है। मैंने पूछा अगर हमारी सरकार ना आती, बीजेपी की सरकार आती, तो वो क्या करते? उन्होंने कहा कि वो पिछले 5 साल से कर्जे पर कर्जा लेते जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि हमारे पर कितना कर्जा है। उस समय तक हमारे पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था और जो 6th पे कमीशन हमारे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को था, उसके 10,000 करोड़ की लायबिलिटी हम पर चढ़ी हुई थी। कर्जे की एक लिमिट होती है, भारत सरकार उससे ज्यादा कर्जा नहीं देती है। मैंने पूछा कितने पैसे बचे हैं? कहते हैं आपके पास मार्च तक 3,000 करोड़ रुपया कर्जा लेने के लिए बचे हैं। मैंने उस दिन ठाना कि हम कर्जे पर कर्जा लेकर प्रदेश को कभी आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं, लेकिन अभी सरकार चलाने के लिए हमें कर्जे की जरूरत है। और उस दिशा में हमने कर्जा उठाया और धीरे धीरे हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करते रहे। आर्थिक मोर्चे की चुनौती के बाद सभी वर्गों का ध्यान रखना था। परंपरा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सचिवालय में जाते हैं, सभी अधिकारी सचिवालय में उनका स्वागत करते हैं, कर्मचारी उनका स्वागत करते हैं। मैं मुख्यमंत्री बनने के 1 घंटे के भीतर उन अनाथ बच्चों के आश्रम में गया, जिन अनाथ बच्चों ने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया। उनके साथ 2 घंटे रहा। 2 घंटे रहने के बाद मैंने उनके हॉस्टल को देखा, उनके खाने के लिए भोजन बनता था उसको देखा, उनके साथ मैंने अपने समय बिताया। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। जो बच्चा अपनी मां को खो दे, अपने पिता को खो दे, वो क्या कहेगा? कई बच्चे ऐसे थे जो अपने रिश्तेदारों के पास रहते थे, चाचा जी के पास रहते थे, मामा जी के पास रहते थे। ना मां थी ना पिता था, लेकिन अपना भाव व्यक्त नहीं कर सकते थे। कई बेटियों ने मुझसे कहा कि हम अधिक पढ़ना चाहते हैं, 18 साल बाद हमारा कौन ख्याल रखेगा? मैं गया
और सबसे पहले उन बच्चों के बारे में सोचने लगा जिनका भाव मुझसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उनका आत्मविश्वास उन्हें रोक रहा था कि हम अपनी बात कहे ना कहें। मैंने उस भाव को समझा और हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जहां अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया, जहां माता भी सरकार है और पिता भी सरकार। जब उन्हें कानूनी अधिकार दिया गया, तो उनको उसके साथ योजनाएं भी दी गई। हमने कहा 18 साल से ऊपर जो भी बच्चा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट होता है, आईआईटी में सिलेक्ट होता है, हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में अगर शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको हम उसकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। अगर मेडिकल कॉलेज में होता है तो मेडिकल कॉलेज की फीस साल की 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो पूरा पैसा सरकार देगी। हॉस्टल का खर्चा 50,000 रुपया है, वो पूरा पैसा 50,000 रुपया सरकार देगी। जिस तरह हमारा अपना बच्चा अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, हम उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देते हैं, तो हमने कहा उसी प्रकार सरकार उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा देंगे। अपने बच्चे के लिए हम पॉकेट मनी भी देते हैं कि बेटा कुछ खाना हो तो खर्चा कर ले। हमने उसको 4,000 रुपया पर मंथ पॉकेट मनी की सुविधा उपलब्ध करवाई हर महीने, साल के 18 साल। हमने 70 साल से ऊपर के उम्र के बुजुर्ग जो भी बीमार हो गए, उनको सारा खर्चा उनकी बीमारी का हमारी सरकार उन्हें उपलब्ध करवाएगी। ये योजना थी। किसान की आय कैसे बढ़े? हम सब लोग 90% लोग जो हैं वो गांव में रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं। ठीक है, शहर में एक घर बना लेते हैं आने के लिए, लेकिन हमारा जो पैतृक है वो गांव से जुड़ाव है। अब गांव के आदमियों के पास पैसा कैसे हाथ में पहुंचे? मैं देखता हूं कहीं दिल्ली जाता हूं, बॉम्बे जाता हूं, तो हमारे लोग वहां वेटर लगे हुए मिलते हैं। हमने सोचा कि गांव की आर्थिकी को बढ़ाना है, गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, तो कौन सी योजना लाई जाए? हमारा ध्यान गया कि हमारे गांव के लोगों के पास पशु होते हैं, किसी के पास गाय है, किसी के पास भैंस है। अब गाय का दूध 32 रुपए किलो सरकार खरीदती है, उससे तो उसका गुजारा नहीं चल सकता था। हमने गाय के दूध में 13 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की और 45 रुपए किलो के हिसाब से आने वाले अप्रैल में सरकार गाय का दूध खरीदेगी। 55 रुपए के हिसाब से भैंस का दूध खरीदेगी, उससे ऊपर वो बाजार में बेच सकता है। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य बना जिसने दूध और पर सपोर्ट प्राइस दिया। इसका परिणाम धीरे धीरे आपके हाथ में आएगा, गांव के लोगों के हाथ में धीरे धीरे आएगा। 1 साल बाद आप महसूस करेंगे। फिर हमने कहा जो पशु रखता है, अगर वो यूरिया का उपयोग नहीं करेगा, गोबर से खेती करेगा, तो गोबर से पैदा होने वाले गेहूं को सरकार 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से खरीदेगी और मक्की को 30 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी। ये गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम आगे बढ़े। उस समय मेरे एक और चीज ध्यान में आई, रात को अगले दिन बजट प्रस्तुत करना था कि जहां हमने अनाथ बच्चों को उनकी पढ़ाई का खर्चा 27 साल तक, उनके रहने का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा सरकार ने दिया, तो विधवा बहनों का ध्यान आया। 1,15,000 हिमाचल प्रदेश में विधवा बहनें हैं, एकल नारी है। उनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन पैसे की तंगी के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। कई बच्चे डॉक्टर बन गए, लेकिन पैसा या तो कर्ज के माध्यम से धीरे धीरे ले रहे हैं, मन में कुंठा रहती थी। इस बजट में हमने 1,15,000 महिलाओं के जो बच्चे हैं
पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक, डॉक्टर तक, इंजीनियर तक, नर्सिंग तक उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये विधवाओं के लिए हम योजना लेके आए। उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उनको अधिकार देना चाहते कि उनके बच्चे पढ़कर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये दूसरे बजट में हमने प्रस्तुत किया। और जो लोग जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, आप बताइए, क्या वो सच्चे सेवक हो सकते हैं? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। और आप बताइए, जो मेंढक की तरह उछल करे हरिद्वार, फिर हरिद्वार से फिर डड्डू उछला ऋषिकेश पहुंच गया, वो सेवक हो सकते हैं जो 12 दिन सके? आपको उनको सबक सिखाना है। क्या आप लोग सबक सिखाएंगे? सारा हाथ खड़ा करके बताइए। उनको सबक सिखाना है। जो लोग जनता के वोट से जीत नहीं पाते, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आ सकते, वो पैसे के दम पर सत्ता हथियाना चाहते हैं। क्या आप ऐसे लोगों को पसंद करेंगे? कोई आपका ईमान पैसे से खरीद सकता है? तो जो ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं, उनको सबक सिखाने का समय आ चुका है। मेरे को थोड़ा पढ़ता हूँ सर, इनको भरोसा होगा सर। ये बस यहाँ से कंस्ट्रक्शन ऑफ ये तो हो गया। Flow to senior secondary level, upgradation of government middle school Sungal to government high school Sungal, government primary school Rajpura Malo and Halol। ये जितने भी स्कूल है ये देंगे, मैं कर दूंगा। आप गरीबों के मसीहा हैं। इसलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। जहाँ अभी मेरे साथ स्टेज पर आके बोल रहे कि सब स्कूल पढ़ दो, ये सारे काम करवाने जानते हैं, इसलिए ऐसे सेवक को मत खोना आप।